नवेली दुल्हन काव्या की मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले की औरतें आई हुई थी। सभी उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी अरे सुनीता, तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम्हारी बहू आ गई है। तुम तो अभी भी कितनी जवान हो। हाँ अरे हमारे जमाने में तो शादी कितनी जल्दी होती थी। मैं 15 साल की थी जब मेरी शादी हुई और 17 साल की उम्र में कमलेश पैदा हो गया। हाँ भाई साहब की भी तो अभी ज्यादा उम्र नहीं है। काव्या की सास सुनीता से उसकी सहेलियां मजाक कर रही थी। शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सासू माँ, उस दिन मोहल्ले की औरतें सच्ची कह रही थी, आप अभी भी कितनी चुस्त और जवान हैं। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि आपको सासू माँ नहीं दीदी कहूँ। कुछ भी बोलती हो तुम बहू। माना कि मेरी उम्र सिर्फ 42 साल है, लेकिन हूँ तो मैं तुम्हारी सास ही। जब कमलेश की शादी की बात चली तो मुझे भी यही लगा था कि मेरी अभी सास बनने की उम्र नहीं है। लेकिन जो रीत है वो तो करनी ही पड़ेगी। नहीं सासू माँ, आप और दीपा जब साथ में बाहर जाती है तब ऐसा लगता है कि माँ नहीं बेटी जा रही है। ऐसा लगता है कि आप उसकी बड़ी बहन हो। दिन बीत रहे थे। काव्या और कमलेश की शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे कि एक दिन काव्या को उल्टियाँ शुरू हो जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं कि तभी माँ देखो ना, काव्या को उल्टियाँ हो रही हैं सुबह से और चक्कर भी आ रहे हैं। क्या? चलो मैं देखती हूँ। काव्या की हालत देखकर सुनीता समझ जाती है कि उसे क्या हुआ है। बधाई हो बहू रानी, तुमने तो जल्दी ही खुशखबरी सुना दी। क्या मतलब सासू माँ? अरे तुम माँ बनने वाली हो और मैं दादी। क्या? पर इतनी जल्दी? अभी तो शादी को सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं। अरे तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल ये होना ही था। तुम तो खुशियाँ मनाओ और अपना ख्याल रखो। सभी को काव्या की खुशखबरी सुनकर बहुत खुशी हो रही थी। सुनीता काव्या का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है। रोज सुबह उसे दूध लाकर देती है कि तभी एक दिन कमलेश, आज सासू माँ दूध लेकर नहीं आई अभी तक। हाँ माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। माँ तो रोज तुम्हें कमरे में ही दूध लाकर देती है। आज क्या हुआ? रुको मैं देख कर आता हूँ। कमलेश किचन में आकर देखता है लेकिन वहाँ सुनीता नहीं होती। फिर वो सुनीता के कमरे में जाता है। तब सुनीता अपने बेड पर लेटी हुई होती है। माँ, आज क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है क्या? पिताजी, क्या हुआ माँ को? वो बेटा, उसे सुबह से चक्कर आ रहे हैं और उल्टियाँ हो रही हैं। क्या चक्कर और उल्टियाँ? हाँ बेटा, तुम जाओ, मैं हूँ सुनीता के पास। तुम जाकर बहू को दूध दे दो। कमलेश वहाँ से चला जाता है। जी ये क्या हो गया? मुझे तो ये सारे वही लक्षण दिख रहे हैं। सुनीता, अब तुम ज्यादा मत सोचो। जो भी भगवान की मर्जी होगी हम मान लेंगे। लेकिन बहू क्या सोचेगी? सुनीता काव्या के बारे में सोचने लगती है। कमलेश काव्या को दूध देता है और सुनीता के बारे में बताता है। क्या सासू माँ को उल्टियाँ हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं? हाँ, पता नहीं अचानक माँ को क्या हो गया। कमलेश, मुझे भी तो शुरुआत में चक्कर और उल्टियाँ हो रही थी। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि माँ प्रेग्नेंट? कमलेश बोलते बोलते चुप हो जाता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकती? सासू माँ और ससुर जी की अभी इतनी उम्र भी नहीं हुई है। काव्या और कमलेश दोनों भी सोच में पड़ गए। सुरेश सुनीता को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर सुनीता के कुछ टेस्ट करती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें अचानक? चक्कर और उल्टियाँ? पिताजी, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने टेस्ट करवाए हैं, कल पता चलेगा कि क्या हुआ है। अगले दिन सुनीता की रिपोर्ट आती है जो पॉजिटिव होती है। सुनीता की रिपोर्ट को देखकर किसी को भी समझ नहीं आता कि अब वो क्या रिएक्ट करे। अरे सब चुप क्यों हो? क्या है माँ, ये क्या है रिपोर्ट में? दीपा खुद रिपोर्ट देखती है और क्या, माँ और प्रेग्नेंट? इसका मतलब सास और बहू दोनों ही एक समय में प्रेग्नेंट है। दीपा, ये हंसने की बात नहीं है। मुझे ये सुनकर झटका लगा है कि मेरी सास सच में प्रेग्नेंट है। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी बाहर वालों को? काव्या बड़बड़ाने लगती है।
और कमलेश उसे कमरे में ले जाता है। क्यों मुझे अंदर ले आए हो तुम? मैं क्या गलत बोल रही थी? उन दोनों को कुछ तो सोचना चाहिए था। दादा दादी बनने वाले हैं दोनों, और ये सब। तुम्हारी बात सही है, ये होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया है उसे नहीं रोक सकते। तुम बस अपना ख्याल रखो, अब माँ को खुद का भी ध्यान रखना है। सुरेश जी, दीपा के लिए रिश्ता आया है, लेकिन अब हमारी ऐसी परिस्थिति में क्या उन्हें यहाँ बुलाना ठीक होगा? हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो ये बात और है, लेकिन दीपा की शादी के लिए जो रिश्ता आया है, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। हम जल्दी ही उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। लेकिन माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। दीपा अच्छा रिश्ता है, ये संजोग बन गया तो जिंदगी भर भी खुश रहेगी तू। 2 दिनों के बाद दीपा भी उल्टियाँ करने लगती है और उसे भी चक्कर आने लगते हैं। उसे उल्टियाँ करता देख, दीपा ये क्या, तुम उल्टियाँ क्यों कर रही हो? माँ पता नहीं वो, लेकिन कल से सर भारी है, चक्कर आ रहे हैं और खट्टा खाने का मन कर रहा है। सासू माँ, ये सारे तो प्रेगनेंसी के लक्षण हैं, यानी दीपा भी प्रेग्नेंट है। अरे कलमोही, कहाँ मुंह काला करके आई हो अपना? हम यहाँ तुम्हारी शादी के सपने देख रहे हैं और एक तुम हो। कौन है वो लड़का? है मेरा एक बॉयफ्रेंड। अच्छा, इसलिए बार बार शादी के लिए ना कह रही थी तुम। रात को सुनीता सुरेश और काव्या कमलेश को दीपा की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। दुनिया में हमारा ये पहला घर होगा जहाँ घर की सभी औरतें एक ही टाइम पर प्रेग्नेंट हैं। कमलेश, ये मजाक करने की बात नहीं है। मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। उधर सुरेश और सुनीता भी बात कर रहे थे। अब क्या होगा? दीपा पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है। वो भी प्रेग्नेंट, मैं भी प्रेग्नेंट। लड़के वाले देखने वाले आने वाले हैं, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? बहू को भी कितना अजीब लग रहा होगा ना। जहाँ उसके बच्चे के आने की खुशी मनानी चाहिए, वहाँ उसके साथ साथ उसकी माँ और ननद भी प्रेग्नेंट है। क्या सोच रही होगी वो हमारे बारे में? तभी सुनीता के डॉक्टर का फोन आता है और डॉक्टर उसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाती है। सुनीता डॉक्टर से मिलकर घर आती है। सासू माँ, क्या कहा डॉक्टर ने? अरे खुशी की बात है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? तो फिर वो चक्कर और उल्टियाँ? वो तो खाने में कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा, इसलिए उल्टियाँ हो रही थी, और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से चक्कर आ रहे थे। खून में और भी कोई चीजों की कमी होती है ना, जिसके लिए डॉक्टर ने दवाई दी है और खाने पीने का ध्यान रखने को कहा है। ये तो यही सोचकर मैं खुश हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेकिन वो रिपोर्ट्स, उसमें तो साफ लिखा था कि आप प्रेग्नेंट हैं। अरे जब तुम्हारी माँ का ब्लड सैंपल लिया था, तभी वहाँ सुनीता नाम की भी एक औरत आई थी। उन लोगों ने गलती से तुम्हारी माँ के सैंपल पर उसका नाम लिख दिया और उसके सैंपल पर सुनीता का, इसीलिए ये गड़बड़ हुई थी। अच्छा, उन्होंने गड़बड़ की, इसीलिए हम यहाँ कितना परेशान हो गए थे। सासू माँ, सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था ये सोचकर कि मेरे साथ साथ मेरी सास भी प्रेग्नेंट है। चलो अब ये समस्या तो हल हो गई। दीपा, अब तुम भी अपने उस बॉयफ्रेंड को बुला लो। हम उसे और उसके घर वालों से मिलकर तुम दोनों की शादी तय कर देते हैं। नहीं पिताजी, मैं उससे नहीं मिला सकती। क्यों? क्या हुआ? भाग गया तुम्हें छोड़कर? देखा, इसलिए मैं कहती थी कि किसी लड़के से ज्यादा दोस्ती मत बढ़ाओ। देखा ना अब नतीजा। माँ, शांत हो जाओ। मैं उसे नहीं मिला सकती क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या मतलब? अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई? दीपा, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। दीपा, सच बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे अब टेंशन हो रहा है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सबसे झूठ बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? नहीं माँ, आप मेरी शादी के पीछे पड़े थे और मेरे मना करने के बाद भी आप मेरे लिए रिश्ता ला रही थी। तभी मैंने आपकी और भाभी की प्रेगनेंसी की बात सुनकर तो मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ और मैंने छोटी प्रेगनेंसी की बात आपको बताई ताकि ये शादी टल जाए। तो अब क्यों सच बता दिया तुमने? उसी समय क्यों नहीं कहा? अरे भाभी, अब तो पिताजी ने लड़के वालों को आने से मना कर दिया ना, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मुझे अभी पढ़ना है।
आप प्लीज मेरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं खुद आपको बता दूंगी। इसका मतलब कि हमारे घर में सिर्फ काव्या ही प्रेग्नेंट है। माँ और दीपा की प्रेगनेंसी की बात सुनकर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक ही घर में सभी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट कैसे हो गई, लेकिन अब सब साफ हो गया। हाँ बेटा, कुछ दिनों के लिए तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, ये सोचकर कि बहू हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, पर अंत भला तो सब भला। अब तो मैं अपनी बहू का खूब ख्याल रखूंगी और अपने पोता पोती के साथ खेलूंगी। तभी सुनीता की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। काव्या भी बहुत खुश हो जाती है। दीपा अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर चली जाती है। कुछ महीनों बाद काव्या एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। उस समय सभी सुनीता और दीपा की प्रेगनेंसी की बात को याद करके जोर जोर से हंसने लगते हैं। चॉकलेट चाय वाला रोज की तरह आज भी अरुण अपनी चाय बेचने निकल चुका था। अरुण ये उम्मीद कर रहा था कि शायद आज उसकी चाय ज्यादा बिक जाएगी और वो आज ठीक ठाक पैसे कमा लेगा। एक कप चाय देना भाई। जी अभी देता हूँ। सुबह के वक्त में तो अरुण के पास 2-4 ग्राहक चाय पीने आ जाते थे, मगर दोपहर के वक्त दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं भटकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो मैं और ज्यादा गरीब हो जाऊंगा। मुझे तो अपनी बहन की स्कूल की फीस भी भरनी है और यहाँ सुबह से सिर्फ 4 कप चाय ही बिकी है, जिसके लिए सिर्फ 40 रुपए ही आए हैं। तभी वहाँ मोहन लाल आ जाता है। मोहन लाल अरुण का रेगुलर कस्टमर था, जो हर दिन अरुण की दुकान पर चाय पीने के लिए आता था। अरे क्या हुआ, आज उदास कैसे बैठे हो अरुण? और क्या करूं भाई, दिन ब दिन ग्राहक कम होते जा रहे हैं, कमाई कुछ हो नहीं रही और सर पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा तो ये बात है। दरअसल आजकल लोग चाय कम और कॉफी ज्यादा पीने लगे हैं। अब तुम खुद ही सामने वाली कॉफी शॉप को देख लो। तुम 10 रुपए में एक चाय बेच रहे हो और वहाँ कॉफी शॉप वाले 100 रुपए में एक कॉफी बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कॉफी शॉप पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। आजकल लोग कॉफी के दीवाने हो गए हैं। क्यों ना तुम भी चाय की जगह कॉफी बेचने लगो अरुण? हो सकता है शायद तब तुम्हारी दुकान पर ग्राहक बढ़ जाए। आइडिया तो अच्छा है भाई, लेकिन मेरे पिताजी की चाय की दुकान थी जिसे वो अपनी मेहनत से चलाते थे और वो चाय की दुकान को ही आगे बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए मैं चाय की जगह कुछ और नहीं बेच सकता। अरे तो चाय के साथ साथ तुम कॉफी भी बेचना शुरू कर दो, जिससे तुम्हें चाय भी बेचनी नहीं पड़ेगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ये तो आप सही कह रहे हैं, मगर दोनों चीजें साथ में बनाने और बेचने के लिए मुझे किसी की मदद लेनी पड़ सकती है और मेरे घर पर काम करने के लिए मेरे अलावा कोई और है ही नहीं, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने साथ कोई कारीगर रख सकूं। अरे हाँ, ये भी एक समस्या है। चलिए आप जाने दीजिए मेरी समस्या को। आप ये गर्मा गर्म चाय पीजिए। कहा मैंने भी आपको अपनी बातों में लगा लिया। अरे हाँ हाँ, लाओ भाई चाय तो दो। इस चाय के लिए ही तो मैं यहाँ आया था। वैसे अरुण, तुम चाय बहुत बढ़िया बनाते हो। जी, मैंने ऐसी चाय बनाना अपने पिताजी से ही सीखा था। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। शाम को अरुण मुंह लटकाए घर वापस आता है। भैया आप आ गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। हाँ छोटी, और तुमने आज मन लगाकर पढ़ाई की या नहीं? हाँ भैया, आज मैंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और ये देखिए, मुझे आज के टेस्ट में पूरे नंबर मिले हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत होनहार हो गई हो। जी भैया, मगर आज आप कुछ उदास नजर आ रहे हैं, बताइए क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। बताइए ना भैया, आप क्यों उदास हैं? अरे कुछ नहीं, बस इन दिनों काम थोड़ा हल्का चल रहा है, इसीलिए थोड़ा मन परेशान है। आप चिंता मत कीजिए, बस मेहनत करते रहिए। देखना, एक दिन आपके हाथ की चाय पीने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहेगी। काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा भैया। अच्छा चलिए, हाथ मुंह धो लीजिए,
मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है। और माँ कहाँ है? उन्होंने खाना खा लिया ना? हाँ भैया, माँ ने खाना खा लिया है। उन्हें थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था तो वो दवाई खाकर सो गई। अच्छा, ठीक है। अरुण घर का बड़ा बेटा था। जब उसने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी तभी उसके सिर से उसके पिता का साया उठ चुका था, जिसके बाद उसकी छोटी बहन और उसकी माँ और घर की सभी जिम्मेदारियां अरुण पर ही आ गई थी। वैसे तो अरुण पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करना चाहता था, लेकिन हालातों के चलते उसे चाय बेचकर ही घर का खर्चा चलाना पड़ा। अगले दिन निशा, नाश्ता थोड़ा जल्दी ले आना, मुझे देर हो रही है। बस अभी लाई भैया। निशा अपने भैया को चाय नाश्ता देती है। आज चाय का स्वाद कुछ अलग सा लग रहा है निशा, इसमें कुछ मिलाया है क्या तुमने? वो भैया, आज चाय बनाते वक्त मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। गलती? क्या गलती हो गई? मेरे बैग में चॉकलेट रखी थी जो मैंने खाने के लिए बाहर निकाली थी, लेकिन तभी माँ ने मुझे बुलाकर चाय बनाने के लिए कहा। जब चाय गैस पर पक रही थी तब मैंने जैसे ही चॉकलेट का रैपर खोला, वो चॉकलेट गलती से चाय में गिर गई। और क्योंकि आपको देर हो रही थी तो मैंने वही चॉकलेट वाली चाय आपके लिए ले आई। अरे ये गलती नहीं निशा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? लेकिन वो कैसे? अरे चाय में चॉकलेट गिरने से इस चाय का स्वाद और ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अब से ये चॉकलेट चाय बेचना शुरू कर दूं। ग्राहकों के लिए ये कुछ नया भी होगा जिसे ट्राई करने के लिए ग्राहक जरूर मेरी दुकान पर आएंगे। आइडिया तो अच्छा है भैया, इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद छोटी। इस तरह अरुण को जैसे ही अपना नया आइडिया मिलता है, अरुण अपनी चॉकलेट चाय बेचने के लिए निकल जाता है। आज तो मेरी किस्मत पलटने वाली है। इतने में अरुण के पास उसका एक पुराना ग्राहक गौरव आ जाता है। आज बड़े खुश नजर आ रहे हो भाई। आखिर ऐसा क्या मिल गया? चॉकलेट मिल गई भाई, चॉकलेट। क्या चॉकलेट? सिर्फ एक चॉकलेट पाकर तुम इतना खुश हो रहे हो? हाँ भाई हाँ। हाँ? अरे मैं कुछ समझा नहीं यार। अरे तुम ये सब बातें छोड़ो और आज की मेरी ये खास चाय पियो और इसे पीकर बताओ कैसी है। खास चाय? आज कुछ अलग तरीके से चाय बनाई है क्या तुमने? अब बातें बाद में करना यार, पहले चाय की चुस्की तो लीजिए भैया। अरे हाँ हाँ लेता हूँ भाई। तुम तो अपने इस खास चाय को लेकर काफी उत्साहित लग रहे हो। गौरव जैसे ही अरुण की बनाई हुई चॉकलेट चाय पीता है, चाय की तारीफें करना शुरू कर देता है। इसका टेस्ट तो कमाल का है। मैंने आज तक ऐसी चाय नहीं पी यार। क्या जादू किया है तुमने इस चाय में? अरे हमें भी बताओ। इसका टेस्ट कुछ चॉकलेट जैसा आ रहा है। मैंने इसमें चॉकलेट सिरप डाली है भैया, जिस वजह से ही इसका टेस्ट चॉकलेट जैसा हो गया। अच्छा, ये नए फ्लेवर की चाय पीकर तो मजा आ गया भाई। तुम देखना अरुण, तुम्हारे इस चाय की वजह से तुम्हारी चाय की दुकान पर भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आजकल के बच्चों और बड़ों दोनों को ही चॉकलेट बहुत पसंद है। और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ चॉकलेट चाय बेच रहे हो, वो यहाँ जरूर आएंगे। भगवान करे भैया ऐसा ही हो। अरे अरुण ऐसा ही होगा। और हाँ, मैं अपने सभी दोस्तों को भी तुम्हारी इस खास चाय के बारे में बता देता हूँ, जिससे वो भी एक बार यहाँ आकर तुम्हारी ये चॉकलेट चाय जरूर पीकर जाएं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। गौरव अपने सभी दोस्तों को अरुण की खास चॉकलेट चाय के बारे में खबर कर देता है, जिसके बाद कुछ नया ट्राई करने के लिए उसके कई दोस्त अरुण की चाय की दुकान पर आ जाते हैं। और तभी अरुण के रेगुलर कस्टमर मोहन लाल भी वहाँ आते हैं। अरे वाह अरुण, आज तो तुम्हारी दुकान पर काफी ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है। अचानक ये कमाल हुआ कैसे? अरुण मोहन लाल को अपनी अब तक की सारी कहानी बताता है। अच्छा, तो ये चॉकलेट की वजह से है। अरे तो भाई जरा हमें भी तो ये खास चाय पिलाओ। जी भैया, बस अभी देता हूँ। मोहन लाल भी अरुण के हाथ चॉकलेट चाय पीकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है अरुण। इसके आगे तो कॉफी भी फेल है।
मैं तो कह रहा हूँ कि तुम इसके दाम बढ़ा दो, तब तुम्हें दुगना फायदा होगा। लेकिन अगर दाम बढ़ाने से ग्राहक कम हो गए तो? अरे ऐसा नहीं होगा, तुम देखना। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं एक चॉकलेट चाय के दाम 50 रुपए कर देता हूँ। हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया। तभी वहाँ गौरव आता है। क्या बात है गौरव भैया, आज दोबारा से चाय पीने का मन कर गया क्या आपका? अरे हाँ बिल्कुल, और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है अरुण। जी क्या खुशखबरी है? अरुण, मेरे एक दोस्त को तुम्हारी चॉकलेट चाय इतनी पसंद आई है कि वो अपने एक बड़े इवेंट के लिए तुम्हें बुक करना चाहता है। यानी कि तुम्हें एक बड़ा ऑफर मिला है जिसमें तुम एक ही दिन में हजारों रुपए कमा सकते हो। अरे भैया ये तो वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मैं कल अपने उस दोस्त को तुम्हारी दुकान पर ले आऊंगा, जिसके बाद तुम उससे बात कर लेना, ठीक है? जी भैया ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार अरुण, इसमें धन्यवाद कैसा, ये सब तुम्हारी मेहनत का ही तो फल है। इस तरह निशा की एक गलती से अरुण की किस्मत बदल जाती है और अरुण की बनाई हुई चॉकलेट चाय के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, जिसके बाद अरुण की कमाई अच्छी होने लगती है और वह छोटी दुकान से एक बड़ी दुकान खड़ी कर लेता है और चाय के साथ कई और फूड आइटम्स भी बेचता है। रामपुर गांव में भरा पूरा चौधरी परिवार था, जिसमें चौधरी और चौधराइन के अलावा 2 बेटे राम और बलराम, उनकी पत्नियां कविता और गीता, चौधरी जी की बेटी सोनिया रहते थे। उनके परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे, मगर गीता की आदत के कारण सब बहुत परेशान थे, क्योंकि गीता दिखने में तो दुबली पतली थी, मगर उसको खाना खाने का बहुत शौक था। उसे कितना ही खिला दो, उसके बाद भी उसके पेट में थोड़ी बहुत जगह खाली रह जाती थी और उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। बहुओं, आज भगवान का भोग लगेगा, इसलिए हलवा पूरी और चने बना लेना। और हाँ कविता बहू, इस गीता का ध्यान रखना, कहीं ये प्रसाद ही झूठा ना कर दे। मम्मी जी आप भी ना, मैं क्यों प्रसाद झूठा करूंगी, आप बेफिक्र रहिए, हम दोनों मिलकर समय पर काम खत्म कर देंगे। अब ज्यादा बातें मत करो, फटाफट काम पर लग जाओ। सास उन्हें काम बताकर मंदिर चली गई। कविता किचन की तैयारी में लगी तो गीता बोली, भाभी मेरे से खाली पेट काम नहीं होगा, ऐसा करती हूँ दूध के साथ ब्रेड और समोसे खा लेती हूँ। कहते हुए गीता ने गिलास भर के दूध, 1 ब्रेड का पैकेट और 4 समोसे खा लिए। ये देख कविता मुस्कुराकर बोली, अच्छा है तेरा पेट भर गया, अब भगवान के भोग में नियत नहीं लगाएगी, चल जल्दी आ, अभी बहुत सारा काम बचा है। कविता के बुलाने पर गीता किचन में जाकर उसकी मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर सारा प्रसाद बना लिया। गीता जा माँ जी को मंदिर से बुलाकर ले आ, ताकि वो ये भोग मंदिर ले जा सके। नहीं भाभी, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, इतना सारा काम करके तो मैं थक गई हूँ और मुझे भूख भी लगने लगी है। आप माँ जी को बुलाकर ले आओ, तब तक मैं कुछ खा लूंगी। ठीक है, मैं माँ जी को बुलाकर लाती हूँ, तुम तब तक कुछ खा लो। कहकर कविता अपनी सास को बुलाने मंदिर चली गई, मगर यहाँ प्रसाद के पास गीता को छोड़ना तो ऐसा हो गया जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए बिठा दिया गया हो। गीता ने नमकीन, रोटी और सब्जी खा ली, मगर पेट भरने के बाद भी उसका मन मीठे में अटका हुआ था। हे भगवान, इतनी जोर की मीठे की क्रेविंग हो रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या खाऊं। दही शक्कर खा लेती हूँ। नहीं यार, सर्दी हो जाएगी, क्या खाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मीठा तो खाना है, मगर क्या? तभी उसकी निगाह हलवे की कढ़ाई पर पड़ती है और उसके चेहरे पर चमक आ गई। क्यों ना हलवा ही खा लूं? नहीं, माँ जी गुस्सा होंगी। गुस्सा क्यों होंगी? मैं केवल थोड़ा सा टेस्ट ही तो कर रही हूँ, मगर ये तो भगवान का भोग है ना। भगवान का भोग है तो क्या हुआ? शबरी ने भी तो भगवान को अपने झूठे बेर खिलाए थे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
घर में अभी कोई नहीं है, जल्दी से हलवा खा लेती हूँ। खुद से ही सारे सवाल जवाब करने के बाद गीता ने कटोरी में हलवा लिया और फटाफट खाने लगी। तभी उसकी सास और उसकी जेठानी कविता दोनों वहाँ पर पहुँच गए। हे राम, ये क्या किया तूने? भगवान का भोग झूठा कर दिया। तुझे हलवा खाना था ना, तो मुझसे कहती, मैं थोड़ा सा और दूसरा बना देती। पूरा भोग क्यों झूठा कर दिया? शायद इसलिए तूने मुझे मंदिर भेजा था कि पीछे से हलवा खा सके। मुझे क्या पता था कि इसमें इतनी भी समझ नहीं है कि प्रसाद को झूठा नहीं करते। उनकी बातें सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, मैंने झूठा थोड़ी ना किया, मैं तो केवल टेस्ट कर रही थी कि मीठा सही है या नहीं। वैसे भी भगवान ने तो शबरी के झूठे बेर खाए थे ना। बड़ी आई खुद को शबरी बताने वाली। शबरी बनने के लिए उसके जैसी तपस्या करनी पड़ती है, पर तू तो भुक्कड़ है। उपवास व्रत होते नहीं, तपस्या क्या करेगी? शबरी बनेगी। अब बड़ी बहू तू ही बता क्या करूं? यदि अभी मंदिर प्रसाद नहीं पहुंचा तो मेरी नाक कट जाएगी। वो बगल वाली सरला तो इसी फिराक में बैठी है कि कुछ ऊंच नीच हो और वो लोगों के बीच मेरी हंसी उड़ाए। माँ, तुम्हारी दोनों बहुएं कुछ नहीं कर सकती, किसी भी काम की नहीं है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, बाजार से ऑर्डर कर देते हैं। मैं अभी नत्थू हलवाई के यहाँ जाती हूँ और वहाँ से 5 किलो मूंग की दाल का हलवा लेकर आ जाती हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। बड़ी बहू, ऐसा कर, सारा हलवा इसे ही खाने दे दे। अपनी माँ के कहने पर सोनिया तुरंत बाजार जाती है और जल्दी से हलवाई के यहाँ से हलवा लेकर आ जाती है। मगर उसे बाजार से हलवा लाते हुए पड़ोसन सरला ने देख लिया था और वो भागते हुए उनके यहाँ आ गई। अरे सोनिया बेटी, बाजार से क्या करके आई हो? अरे काकी, कुछ नहीं, वो घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मम्मी ने बाजार से थोड़ा सा मीठा मंगवाया था। ये थोड़ा सा मीठा है, कहीं तुझे देखने लड़के वाले तो नहीं आ रहे? तभी तेरी माँ ने मंदिर में आज भोग लगवाया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भोग का ही हलवा है। सरला की बातों में आकर सोनिया के मुंह से सच निकल गया। ये सुन सरला जोर जोर से हंसने लगी। मुझे तो पहले ही मालूम था, चौधराइन की दोनों बहुएं सिर्फ देखने के लिए हैं, उनसे कुछ काम नहीं होता। भोग का प्रसाद भी नहीं बना पाई, वो भी बाजार से आया है। राम राम राम, भगवान के काम में कैसा आलस। उन दोनों की बातें सुनकर चौधराइन आई और बोली, खबरदार, जो मेरी बहू के बारे में कुछ भी कहा तो मेरी बहू को जरा सा भी आलस नहीं है। उन लोगों ने तो हलवा बना लिया था, मगर क्या? हमारी गीता ने उसे गलती से झूठा कर दिया, इसलिए लास्ट मोमेंट पर बाजार से बुलवाया है। बेचारी गीता इतनी दुबली पतली तो है, हवा पानी पर जिंदा है, वो क्या हलवा खाएगी? तुम झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं, मैं सच ही कह रही हूँ। हम सब का खाना एक तरफ और गीता का खाना एक तरफ। मैं नहीं मानती। कोई बात नहीं, अभी मंदिर चलते हैं और उसके बाद आज शाम को तुम गीता को भोजन पर बुला लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आज ही उसे खाना खिला दूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सरला के बुलाने पर शाम को गीता उसके घर खाना खाने के लिए पहुंच जाती है। सरला ने उसके लिए बहुत सारे व्यंजन बनाए हुए थे। देखकर गीता की आंखों में चमक आ गई। गीता खाना खाने लगी। गीता बहू, पेट भरकर खाना खाना, बिल्कुल भी मत शर्माना, इसे अपना ही घर समझो। जी काकी, वैसे भी मैं खाना खाते वक्त शर्म नहीं करती। कहते हुए गीता खाना खाने लगी
मगर हमारी गीता तो ठहरी भुक्कड़। बेचारी सरला काकी खाना बनाते बनाते थक गई, मगर गीता का पेट नहीं भरा। काकी, थोड़े से चावल और कढ़ी और दे दीजिए ना। कौन से चावल, कौन सी कढ़ी, कुछ भी नहीं बचा। घर के 10 लोगों का खाना खा गई तू। अब क्या तेरे लिए बाजार से खाना ऑर्डर करूं? काकी, मुझे तो अभी भी भूख लग रही है। घर आए मेहमान यदि भूखे रह जाएं तो यजमान को पाप लगता है। आप तो मुझे घर में कोई मठरी, बिस्किट या नमकीन हो तो वो ही दे दो। गीता के कहने पर सरला ने उसे नमकीन, बिस्किट वगैरह सब दिए। सब कुछ खत्म होने के बाद गीता का पेट भर गया। काकी, अब पेट भर गया, धन्यवाद। गीता बहू, तो दिखने में एक हड्डी है, मगर तेरी सास सच ही कह रही थी कि तू 1 नंबर की भुक्कड़ है। सरला गीता को बातें सुना ही रही थी कि चौधराइन वहां पहुंच गई। खबरदार सरला, जो मेरी बहू को कुछ भी कहा तो उस बेचारी को तो बस भूख बहुत लगती है, बाकी वो दिल की साफ है। चल गीता, घर चल, कविता ने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है। सच माँ जी? वैसे भी सरला काकी के यहाँ पेट भरा, मगर मन नहीं। ये कहानी है 2 बहुओं की, जिनके बीच एक दीवार का ही नहीं बल्कि गरीबी और अमीरी का भी फर्क था। आइए देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों बहुओं की मकर संक्रांति कैसी होती है। इस बार की मकर संक्रांति सबसे खास होने वाली है। मैंने बहुत सारे तिलकुट लड्डू और ढेर सारी पतंगे मंगवाई हैं। मॉम, और मेरे लिए नए कपड़े वो आपने मंगवाए या भूल गई? भला ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेना भूल जाऊं? मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े और पतंग खरीदी हैं। जब तुम पतंग उड़ाओगे तो सब कोई तुम्हारी पतंग देखते रह जाएंगे। थैंक यू मॉम, आप बहुत अच्छी हो। राहुल बहुत खुश हो जाता है और खुशी से झूमते हुए अपनी छोटी चाची के घर पहुंच जाता है और चाची के बच्चों से यानी अपने छोटे भाई के साथ बहुत सारी बातें और साथ ही खूब मस्ती करता है। तभी उसकी माँ स्नेहा वहाँ पहुँचती है। ये क्या कर रहा है? इनके साथ मत खेल, ये अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन माँ, आप इनके बारे में ऐसे क्यों बोल रही हैं? चाची तो बहुत अच्छी हैं, वो हम सबसे बहुत प्यार करती हैं। कोई प्यार व्यार नहीं करती, सब कुछ एक दिखावा है। ये हम लोग से तो क्या, अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करती। दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, अगर इतना ही प्यार करती है तो तूने उसे नए कपड़े क्यों नहीं दिलाए? दीदी, आपको तो पता ही है कि ये जितना कमाते हैं उसमें खाने का जुगाड़ करना कितना मुश्किल है। मैं नए कपड़े कैसे दिलवाऊंगी? अरे, ये सब तो रोज का कहना है। इस बच्चे के बारे में ही सोच लिया होता। अब सब पतंग उड़ाएंगे और ये क्या करेगा? सबका मुंह देखेगा क्या? खैर, कपड़ों की तो तेरी औकात नहीं है, लेकिन तेरी क्या इतनी भी औकात नहीं है कि तो इस मासूम को पतंग ही दिला दे? इतना कहकर स्नेहा अपने बच्चे राहुल के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले स्नेहा कावेरी के घर आग की चिंगारी जला कर जाती है। माँ, बड़ी मम्मी सच बोल रही थी क्या? आप मुझसे प्यार नहीं करती क्या? ऐसा नहीं है बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं माँ, आप मुझसे प्यार नहीं करती। अगर आप मुझसे प्यार करती तो बड़ी मम्मी की तरह आप भी मुझे बहुत सारे पतंग और नए कपड़े दे आती। बेटा, आपको तो पता है ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जब पैसे आएंगे तो मैं आपको पतंग दिलवा दूंगी। पिंकू वहाँ से चला जाता है और कावेरी अपने काम में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर स्नेहा अपनी सहेली से फोन पर बात करती है। यार, इस बार मकर संक्रांति पर तेरा क्या प्लान है? कोई स्विमिंग पूल बुक किया है क्या? हाँ, बिल्कुल किया है ना। ऐसा स्विमिंग पूल बुक किया है जिसे देखते ही तेरे होश उड़ जाएंगे। कौन सा स्विमिंग पूल बुक किया है? भोसले इंस्टीट्यूट का बेस्ट स्विमिंग पूल है। मुझे तो बस अब कल सुबह का इंतजार है। इस बार की मकर संक्रांति मेरे लिए सबसे ज्यादा यादगार होने वाली है।
स्नेहा अपनी सहेली से बातें करके सो जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे कावेरी का अलार्म बजता है। ओह, सुबह के 5 बज गए। जल्दी से नहाकर पूजा कर लेती हूँ, फिर पिंकू को भी उठा लूंगी। कावेरी पूजा करती है और सबको प्रसाद बांटती है। तभी वो स्नेहा को अपनी दोस्त और राहुल के साथ बाहर जाते वक्त देख लेती है। दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? प्रसाद ले लीजिए। मैं स्विमिंग पूल जा रही हूँ। भोंसले इंस्टीट्यूट का बेस्ट स्विमिंग पूल बुक किया है। वैसे तू कहाँ गई थी? दीदी, मैं कहीं नहीं गई थी। वैसे दीदी, ये साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। आपने इसे कितने में लिया? तेरी औकात भी नहीं है कहीं जाने की। और ये क्या, आज भी तूने वही पुरानी साड़ी पहनी है जो तू रोज पहनती है। मैंने तो नई साड़ी खरीदी है जिसे तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। जितने की तूने 4 साड़ियाँ खरीदी होंगी ना, उतने में तो मेरी एक साड़ी भी नहीं आएगी। इतना कहकर स्नेहा वहाँ से चली जाती है। स्नेहा की बातें कावेरी को बहुत बुरी लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा की दोस्त स्नेहा से कहती है, यार तू अपनी देवरानी से ऐसे बातें क्यों करती है? वो तो बस तुझे प्रसाद दे रही थी। तूने उस बेचारी को इतना सब कुछ सुना दिया। वो कोई बेचारी नहीं है, वो सब कुछ दिखावा करती है। वो प्रसाद देने के बहाने से जानना चाहती थी कि मैं आखिरकार कहाँ जा रही हूँ। वो मुझसे जलती है, उसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी। मेरे हिसाब से तो तूने बहुत गलत किया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। उसे कितना बुरा लगा होगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। तुझे एक दिन अपनी इस गलती का पछतावा जरूर होगा। तुझे समझ में आएगा कि तूने उसके साथ जो किया गलत किया। तो मेरी दोस्त है या उसकी? जा उसी के साथ मकर संक्रांति मना। रूबी चुप हो जाती है और दोनों खुशी खुशी स्विमिंग पूल जाती हैं और वहाँ खूब मस्ती करती हैं। स्नेहा जब स्विमिंग पूल से अपने घर लौटती है तो वो देखती है कि उसके घर में आग लगी है। स्नेहा कुछ समझ पाती तब तक उसका सारा घर जलकर राख हो चुका था। माँ, ये सब कैसे हुआ? अब हम सब कहाँ रहेंगे? हे भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा आप मुझे ऐसे दे रही हो? मेरा पूरा घर जल गया। अब मैं क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? मैं तो बर्बाद हो गई। ये सब क्या हुआ? दीदी, चिंता मत कीजिए। आप मेरे घर चलिए। हम सब वहाँ एक साथ रहेंगे। वही मकर संक्रांति मनाएंगे। लेकिन स्नेहा इतना ही कह पाती है। तब तक कावेरी स्नेहा को अपने साथ अपने घर ले आती है। दीदी, ये मेरा छोटा सा घर है। हाँ, ये आपके घर के जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन हम सब यहाँ पर मिलजुल कर रह सकते हैं। आप यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। कावेरी की बातें सुनकर स्नेहा को अपनी गलती का पछतावा होता है। उसे अपनी गलती समझ आती है और वो कावेरी को रोककर कावेरी से कहती है, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। जब तुम्हारा बुरा वक्त था तब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा। दीदी, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। नहीं कावेरी, अभी ही इन सब बातों का सही वक्त है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुम्हें कितना सब कुछ सुनाया, लेकिन तुमने कभी भी उसका पलटकर जवाब नहीं दिया। मुझे माफ कर दो। नहीं दीदी, बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। अपनों को दिल से लगाया जाता है, अपनों की बातों को नहीं। अब दोनों देवरानी और जेठानी की सभी दूरियां मिट जाती हैं और अब पूरा परिवार मिलजुल कर मकर संक्रांति मनाता है।